हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बायोलॉजी ऑन टिप पे। आज आज हम लोग बायोलॉजी का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा रिलीज हुआ था। ये वीडियो आने में थोड़ी देर हो चुकी है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, बट अब इसको कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। सब्जेक्टिव के लिए हम लोग किसी और दिन निर्धारित करते हैं, तो अभी ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं हम लोग। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। कुल 35 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए, सही का करेंगे। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेंडल साहब बहुत सारे पेपर पब्लिश किए थे जेनेटिक्स से रिलेटेड, जो कि इनहेरिटेंस, हेरिडिटी वगैरह के बारे में बताते हैं। तो ये आपको डिटेल में पढ़ना होगा। अगर किन्हीं को इस इनहेरिटेंस वाले टॉपिक में दिक्कत होगा तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, हम देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू जेनेटिक कोड। निम्न में से कौन सा है कथन जो आनुवांशिक कूट के लिए सत्य नहीं है? द कोड इज ट्रिपलेट। तो फर्स्ट तो सही है क्योंकि कोडोन ट्रिपलेट होता है। जैसे एग्जांपल बताते हैं AUG, GUG, सारे GAG, सारे जो कोडोन होते हैं इस टाइप के सारे क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। सेकंड पढ़ते हैं इट इज़ स्पेसिफिक एंड अनएम्बिगुअस। ये स्पेसिफिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है कि कोई एक कोडोन किसी एक ही अमीनो एसिड को कोड करेंगे। आगे द कोडोन इज यूनिवर्सल। एक कोडोन जो होने वाले हैं वो सभी के लिए होने वाले हैं। कोडोन यूनिवर्सल होते हैं। सारे NCERT का लाइन है, तो इसका आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर टिक करते हैं हम लोग, नॉन ऑफ दिस, डी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल क्या है? तो एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होता है जिसमें हमारा शरीर वर्क करे, हम लोग रेडीमेड एंटीबॉडीज़ बाहर से न लें। तो देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट वैक्सीनेशन, टीकाकरण। टीकाकरण में क्या होता है? हम लोग वैक्सीन लेते हैं, डेड एंटीजेंस लेते हैं अंदर, उसके अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। तो वैक्सीनेशन में तो हमारा शरीर इन्वॉल्व है, तो ये तो हमारा एक्टिव का एग्जाम्पल हो जाएगा। बट सेकंड थर्ड भी ऑप्शन देख लेंगे क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में ऑल दिया गया है। कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम मिल्क में प्रेजेंट होता है। कोलोस्ट्रम जब बेबी फीड करता है, मदर मिल्क, तो कुछ दिनों में जो इनिशियल डेज में मिल्क निकलते हैं उसमें कोलोस्ट्रम प्रेजेंट होते हैं। तो वो भी हमारे शरीर में नहीं बनता है, वो भी रेडीमेड मिलते हैं। तो ये भी एक्टिव का इम्यूनिटी का एग्जाम्पल नहीं है। तो फर्स्ट थे बट सेकंड नहीं है। थर्ड रेडीमेड एंटीबॉडी, अभी तो बोल रहे रेडीमेड वाले नहीं होते, तो ऑल तो होंगे नहीं। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट, याद रखिएगा। आगे फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है ये कंडीशन इन विच ये प्लांट कंटेंस बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज टर्म्ड एज। तो पहला ऑप्शन है मोनोइसियस, दूसरा डायोसियस, तीसरा हेट्रोथैलिक और फोर्थ है यूनिसेक्सुअल। तो याद रखिएगा जब भी एक पौधे में नर और मादा दोनों जनन तंत्र या अंग रहते हैं तो उसे मोनोइसियस कहते हैं। मोनोइसियस मतलब एक ही प्लांट, मोनो मीन्स वन, मोनोइसियस, मोनो मीन्स क्या? एक ही प्लांट के अंदर दोनों होंगे, मेल पार्ट भी होंगे और फीमेल पार्ट भी होंगे।
याद रखना है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सेल मेडिटेड रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विथ, इसका हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। सेल मेडिटेड टी सेल से रिलेटेड होते हैं, बट इसका हम ट्रिक बता देंगे, आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, आप लोग परेशान ना हो। तो इसका आंसर तो चला जाएगा टी, ठीक है। और याद रखिएगा टीसी, टी सेल जो होते हैं वो सेल मेडिएटेड के लिए होते हैं, ठीक है। और बी जो होते हैं वो ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए होते हैं, ह्यूमरल, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। टी सेल सेल मेडिएटेड के लिए होते हैं, बी सेल जो होते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए होते हैं। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है इंटरफेरेंस आर सिक्रेटेड बाय। तो इंटरफेरेंस आपको इम्यूनिटी में ही पढ़ना है। बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल, रॉन्ग। इंटरफेरेंस क्या होते हैं? इंटरफेरेंस प्रोटीन होते हैं जो वायरस इन्फेक्टेड सेल से निकलते हैं। जैसे ये इस तरह से काम करता है, एक वायरस इन्फेक्ट कर दिया किसी एक पर्टिकुलर सेल को, अब जो सेल इन्फेक्ट हो गए वो उनका कहना है कि हम तो मरेंगे लेकिन दूसरे को मरने नहीं देंगे, तो वो इस रिस्पॉन्स में इंटरफेरेंस को रिलीज़ करते हैं। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल से इंटरफेरेंस रिलीज होते हैं और वो नॉर्मल सेल को बचाते हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है ट्यूमर इज और आर अबोर्ड वास्तव में क्या होते हैं? तो ट्यूमर क्या होते हैं? 7th, द ग्रुप ऑफ सेल हु हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन है ग्रुप ऑफ सेल हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इससे पहले आपको जानना है कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वो प्रोसेस होता है जिसके कॉन्टैक्ट में आने से सेल ग्रोथ रुक जाए। तो ट्यूमर वो सेल होते हैं जो कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं, वो रुकते नहीं हैं। नॉर्मल सेल एक लिमिट तक ही ग्रो करते हैं, उसके बाद उनका ग्रो करने का प्रोसेस रुक जाता है। तो ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के कारण होता है। तो ट्यूमर सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होते हैं, जिसके कारण उनका सेल ग्रो करते रहता है और धीरे धीरे मास बढ़ने के कारण वो ट्यूमर में बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, द टर्म कोडोन इज एसोसिएटेड टू। टर्म कोडोन किससे रिलेटेड है? तो ये आपको याद रखना है, mRNA से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ 5' to 3'। ये आपको ये सब कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो, ये चीज़ अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, बट ये कुछ पॉइंट्स आपको याद ही रहे तो ज़्यादा बेहतर। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ये सबसे। 10th क्वेश्चन कह रहा है सिंथेसिस ऑफ DNA मॉलिक्यूल फ्रॉम RNA मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज। DNA बनाना है, क्या बनाना है हमें? DNA बनाना है। और किससे बनाना है? RNA से बनाना है। तो जब भी RNA से DNA बनाते हैं, नॉर्मल प्रोसेस में DNA से RNA बनाते हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है RNA से DNA बनाना है, तो ये उल्टा हो रहा है, रिवर्स में हो रहा है। तो ये DNA से RNA को बनाने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, याद रखिएगा। तो इसका रिवर्स जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये याद रखिएगा, DNA से RNA बनाते हैं, RNA से प्रोटीन बनाते हैं। DNA से RNA को बनाने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, RNA से प्रोटीन बनाते हैं उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन क्या होता है? DNA से DNA बनाना।
तो सारे ऑप्शन बता चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही मैचिंग नहीं है, ठीक है देखते हैं। तो मेनार्च, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी, सही बात है। आगे बढ़ते हैं। मेनोपॉज, मेनोपॉज सीसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, सीज होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद हो जाना मेनोपॉज कहता है, सही बात है। मेनार्च जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, स्टार्ट होती है। मेनोपॉज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, याद रखिएगा। कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? रेमिनेंट पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन, बिल्कुल सही बात है। कॉर्पस ल्यूटियम वो होते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं और उसमें जो ब्लड वगैरह क्लोट निकलते हैं, उन सारे मिल के थक्का जम जाता है, एक एलोइस लाइक स्ट्रक्चर, बॉल लाइक, एलोइस बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जिससे प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा नॉट करेक्टली मैच है, तो सारे तो सही हैं, तो हम ऑप्शन क्या चला जाएगा? फोर्थ चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एनी सब्सटेंस दैट काउज कैंसर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उस सब्सटेंस को जो कैंसर काउज करेगा? तो कार्सिनोजेंस कहेंगे। सारे वो सब्सटेंस जिससे कैंसर हो सकते हैं कार्सिनोजेन होते हैं, जैसे कि बहुत सारे हैं, एक्सरेज वगैरह भी से भी कैंसर काउज होते हैं, तो उसे भी कार्सिनोजेन के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। टोबैको, इससे भी कैंसर होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेंडल वर्कड ऑन, सॉरी मॉर्गन वर्कड ऑन, मॉर्गन किस पे काम किया था? तो फ्रूट फ्लाई पे किया था। ये एनसीईआरटी का लाइन है, आपको याद रखना है। फ्रूट फ्लाई पे किया था मॉर्गन, पे किस पे काम किए थे? फ्रूट फ्लाई पे किए थे। अगला, देर आर 64 कोडॉन्स इन जेनेटिक कोड डिक्शनरी बिकॉज ऑफ, 64 कोडॉन क्यों बने, ये रीज़न पूछ रहा है, तो बताते हैं हम। देर आर 64 टाइप ऑफ टीआरएनए फाउंड इन सेल, गलत बात, इतने 64 आरएनए टीआरएनए होते ही नहीं हैं। देर आर 44 मीनिंगलेस एंड 20 कोडॉन फॉर अमीनो एसिड, गलत, ये भी गलत है, क्योंकि 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड होते ही हैं ओनली। देर आर 64 अमीनो एसिड टू बी कोडेड, ये भी गलत बात है। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, ये सही है, क्यों? जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में कुछ देर पहले बताया मैं, AUG, GUG, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, आगे आएंगे तो बता दूंगा कभी। देखिए, तो जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं, टोटल 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, AUGC, ठीक है। तो उसी पे हम लोग 4 पे लेंगे, 4 का अगर 4 का पावर 1 लिया जाए तो टोटल 4 ही कोडॉन बनेंगे, जो कि कम है। हमको टोटल 20 अमीनो एसिड को कोड करना है, तो हमको 20 तो कम से कम चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 का स्क्वायर ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, ठीक है। अभी भी 20 नहीं हो रहे हैं, तो 4 का क्यूब कर देंगे, कितना आ गया? 4 चौके 16 चौके 64, इसीलिए टोटल 64 टाइप के कोडॉन बनते हैं। क्लियर है? और ये 3 क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ट्रिपलेट है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा D। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटास्टेसिस मीन्स, मेटास्टेसिस होता है किसी भी सेल को
ट्यूमर सेल होते हैं, किसी भी सेल जो एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेड होते हैं। तो मेटास्टेसिस मीन्स स्प्रेड ऑफ ट्यूमर अवे फ्रॉम देयर ओरिजिन। सही लग रहा है, लेकिन फिर भी 4 ऑप्शन पढ़ेंगे। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हों तो चारों ऑप्शन जरूर पढ़िएगा। कॉन्फिनेशन ऑफ ट्यूमर टू द साइट ऑफ ओरिजिन, गलत बात है। वैसी स्थिति जिसमें अबूर्द अपने मूल स्थान तक ही सीमित रहते हैं, मतलब दूसरे जगह नहीं जाते हैं, गलत बात, स्प्रेड करते हैं। इनलार्जमेंट ऑफ अ सेल इन साइज, ये भी रॉन्ग है। डिग्रेडेशन ऑफ सेल, ये भी रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या चला जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज एप्लीकेबल इन, किसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखा जाता है? फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस, बिल्कुल सही बात है, फॉरेंसिक साइंस में देखा जाता है। तो ये तो सही हो गया। फॉरेंसिक साइंस क्या होता है? तो जब कहीं मर्डर मिस्ट्री केसेस हो जाते हैं तो उसे सॉल्व करने के लिए जो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं वो फॉरेंसिक साइंस का होता है, याद रखिएगा। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, बिल्कुल सही बात है। इवोल्यूशन देखने के लिए कि ये जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि डायनासोर इतने बड़े बड़े थे, तो देखा तो किसी ने है नहीं, तो वो सारे कैसे पता चलते हैं? इसी प्रोसेस द्वारा पता चलते हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर है? तो बढ़ते हैं आगे। 17वां क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होते हैं? जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलते हैं। तो वैसे डिजीज कौन से हैं इसमें देखते हैं। हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी, एसटीडी है, गोनोरिया, ये भी होते हैं। टाइफाइड फीवर वायरल फीवर है, ये तो एसटीडी से नहीं फैलते हैं। टाइफाइड तो गांव में किसी को भी होते हैं, आप लोग भी सुने होंगे कभी। और सिम्फिल्स ये भी होते हैं एसटीडी से। तो इसका आंसर आपका क्या चला जाएगा? इसका आंसर टाइफाइड हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच जेनेटिक डिजीज इज कॉज्ड बाय ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम। ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम डाउन सिंड्रोम में होते हैं। किस में होते हैं? डाउन सिंड्रोम में। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट हो जाते हैं, तो ये तो होने वाला नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आपका टर्नर सिंड्रोम में, इसमें एक एक्स क्रोमोजोम एब्सेंट होते हैं, एक्स नॉट हो जाते हैं, तो ये भी होने वाला नहीं है। डाउन सिंड्रोम इसका आंसर होगा। इसमें ट्राइजोमी बढ़ जाते हैं 21st नंबर ऑफ क्रोमोजोम के, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ। 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है डीएनए से डीएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। अभी कुछ देर पहले बता चुके हैं, जब डीएनए से डीएनए बने तो रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बने तो ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बने तो ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तो ये तो फर्स्ट ही हो गया फिर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। 20th नंबर क्वेश्चन कह रहा है द ओरी साइट इज रिलेटेड टू। ओरिजिन साइट किससे रिलेटेड है? तो यह यूनिक सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड, वह स्थान जहां से प्रतिकृति की शुरुआत होती है, मतलब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, फिर भी सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। द रीजन वेयर द डीएनए रेप्लिकेशन इज टर्मिनेटेड, बिल्कुल रॉन्ग। जहाँ पर टर्मिनेट होता है वहाँ ओरिजिन साइट नहीं होगा। ओरिजिन मतलब ओरिजिनेट हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो टर्मिनेशन वाला वर्ड तो कभी नहीं आएगा। द रीजन वेयर ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएटेड, रॉन्ग। जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वहीं ओरिजिन साइट होती है, बिल्कुल सही बात है। तो 20 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं 21st का। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर, जब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स का स्थानांतरण, तो उसे क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं, वंशागति। मतलब कि वंश के गुण को हम लोग कैरी करते हैं,
याद रखिए। कभी कभी देखिए गांव में ऐसा बोलता है कि इसके माँ पिताजी ही ऐसे हैं तो ये भी ऐसा ही निकलेगा ना। मान लीजिए किसी के माँ पिताजी झगड़ालू है तो उसके बच्चे झगड़ालू अगर निकलते हैं तो गांव में ऐसे बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? इनहेरिटेंस। वो भी जेनेटिक लेवल पे वो जीन के कारण ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? कितना प्यारा सा कि सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे। एम्पुला में होता है, एनसीईआरटी का लाइन है। आप लोग कम से कम एनसीईआरटी करके जाइएगा एग्जाम में, ताकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आने वाले हैं और सारे सही होंगे। एनसीईआरटी बस एक बार करके जाइएगा। हमारा सीरीज भी चल रहा है, इससे बस जुड़ जाइए। अभी 11th का करवा रहे हैं, कुछ दिन बाद 12th का शुरू होने वाला है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ह्यूमन ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है? तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, आपको पता होगा। नहीं पता है तो भी देख लीजिए। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ, जिसमें ए ब्लड ग्रुप होते हैं, बी होते हैं, ए बी होते हैं, ओ होते हैं ना। तो बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ हैं, मल्टीपल टाइप एलिलिज्म मिल रहे हैं। ए हो रहे हैं, बी हो रहे हैं, ए बी हो रहे हैं, ओ हो रहे हैं। तो बी ऑप्शन तो होने वाला है। कोडोमिनेंस, ए बी ब्लड ग्रुप जो है, ये सिर्फ ए बी की बात कर रहा हूँ, वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। कोडोमिनेंस क्या होता है? जब दो कैरेक्टर एक ही जीन में दिखे, एक ही साथ दिखे, उसे कोडोमिनेंस कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। कोई दिक्कत हो तो बताइए। आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए वैसे, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। कौन सा है जो इसमें से सही पेयरिंग किया गया? डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो की बात करें 9:3:3:1, बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कभी भूल गए तो इसका हम ट्रिक बता देंगे अभी। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है। तो डायहाइब्रिड का बताते हैं। जैसे देखिए मोनोहाइब्रिड का 3:1 याद रखिएगा। एक अगर मोनोहाइब्रिड का पूछे तो इसका पावर 1 कीजिएगा। अगर डायहाइब्रिड का पूछ दे तो, और भूल गए मान लीजिए, तो यहाँ भी 1 रखिए। और यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे 1 रखिए, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका यहाँ पे जब कीजिएगा तो इसका वही आने वाला है, 9:3:3:1। क्लियर है? तो आपको ये रटना नहीं है। जो मोनोहाइब्रिड का है उसका स्क्वायर कर देंगे तो डायहाइब्रिड का आ जाएगा, क्यूब कर देंगे ट्राइहाइब्रिड का फिनोटिपिक आ जाएगा। तो ऑप्शन सारे देखते हैं, ये दोनों तो सही हो गए। 24 के सारे ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है मोनोहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो। तो ये तो 1:2:1 होता है, बिल्कुल सही, इसमें कोई बात नहीं है। और नहीं जानते तो याद रखिए, यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। और फिर से वही करेंगे। और अगर डायहाइब्रिड की बात करेगा, जीनोटिपिक अभी यहाँ पे नहीं पूछा, लेकिन अगर मान लीजिए पूछ दिया तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो जो भी आवेगा वही आंसर होने वाला है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या जाएंगे? अभी ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। किसके द्वारा क्रोमोजोमल थ्योरी प्रपोज किया गया था? तो सट्टन एंड बोवेरी, साइंटिस्ट नाम है। क्या ही एक्सप्लेन करो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा तो है नहीं, कुछ रहता तो हम बिल्कुल करते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया 4th। आगे बढ़ता हूँ। द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस इन mRNA आर डिफाइंड एज। क्या कहते हैं? जो कोड करता है। तो याद रखिए, जब सिस्ट्रॉन लेते हैं, मान लीजिए ये सिस्ट्रॉन है, ठीक, तो उसमें दोनों पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक एक्सोन होते हैं, एक इंट्रॉन होते हैं। मान एक्सोन को ई से डिनोट कर देते हैं यहाँ पे फिलहाल, और इंट्रॉन को आई से, ठीक, फिर ई से, फिर आई से, ठीक।
फिर ई से, ऐसे ही होते हैं। ये mRNA के सीक्वेंस हैं सारे, ठीक। अब आगे कह रहा है कि द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस इन mRNA आर डिफाइंड एज, तो इसका एक्सप्रेस सीक्वेंस मतलब ये शुरुआत का स्टेज है, लेकिन जब एक्सप्रेस करते हैं तो उसके सारे इंट्रॉन कट के हट जाते हैं, यहाँ से इंट्रॉन गायब हो जाएंगे, यहाँ से इंट्रॉन गायब हो जाएंगे, तो जुड़ के क्या बनाएंगे, वो सारे बनाएंगे एक्सॉन, 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 याद रखिएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा, एक्सॉन हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक होना तो नहीं चाहिए, अगर फिर भी है तो हम एक्सप्लेन करेंगे, आप बताइए। स्नैपड्रैगन एग्जिबिट, देखिए एग्जाम्पल है, अब इसमें क्या ही बतावें हम, कुछ समझाने जैसा चीज़ नहीं है, लेकिन इसको याद रखिएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में दिया गया है। चलिए आगे। एलिसा इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर विच डिजीज, एलिसा किसके लिए करते हैं, तो एलिसा मलेरिया के लिए करते हैं, नहीं। कैंसर के लिए करते हैं, नहीं। एड्स के लिए करते हैं, यस। टाइफाइड के लिए करते हैं, नहीं। तो टाइफाइड के लिए एक अलग से टेस्ट किया जाता है, उसका नाम बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइए। आप लोग कर दिए होंगे, चलिए हम बता देते हैं। विडाल टेस्ट पूछा जा सकता है, यहाँ पे एलिसा टेस्ट पूछ दिया, वहाँ पे विडाल टेस्ट पूछ सकता है। तो एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है, एड्स के लिए होते हैं, याद रखिएगा। एलिसा टेस्ट एड्स के लिए हुए, और टाइफाइड के लिए पूछे तो विडाल टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। चिरोसिस इज रिलेटेड टू लंग्स, नो। किडनी, नो। ब्रेन, नो। चिरोसिस किससे रिलेटेड है, चिरोसिस क्या होता है बता देते हैं। एल्कोहल अपटेक अगर बहुत ज़्यादा कीजिएगा तो उसके कारण लीवर इन्फेक्टेड हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा शराब पीजिएगा तो लीवर पे फर्क असर पड़ता है, और उसी को कह रहे हैं चिरोसिस। तो आते हैं अगले पेज पे और बताते हैं। देखिए चौथा ऑप्शन लंग का लीवर का दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन। क्रॉसेस बिटवीन F1 ऑफस्प्रिंग एंड आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स आर नोन एज, F1 ऑफस्प्रिंग का किसके साथ करवा रहे हैं, किसी एक पेरेंट्स के साथ। तो ये थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। देखिए क्या होता है, ये मान लीजिए मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है। एक मिनट, ये मेल पेरेंट थी, तो ये कैपिटल, इसका मान लेते हैं ये, एक मिनट, ये कैपिटल रहे होंगे, ठीक। और ये मान लेते हैं रिसेसिव रहेंगे, ये डोमिनेट रहेंगे, ये रिसेसिव। F1 क्रॉस कराएं, ये T और T, हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गया ये। अब ये जो F1 जनरेशन का है, इस जनरेशन को F1 बोलते हैं। अगला जो जनरेशन आएगा वो F2 बोलेंगे, कहीं अगला इसके बाद जो आएगा, इसके बाद जो भी आएगा उसे F2 बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये F1 जनरेशन को, इसको किसी एक के साथ, इसके साथ या फिर इसके साथ क्रॉस करवाना है, ठीक। अगर किसी दोनों में से किसी के साथ भी क्रॉस करवाएं तो उसे बैक क्रॉस बोलते हैं। और अगर रिसेसिव के साथ करवाया जाए, रिसेसिव कौन है, स्मॉल टी, ये इसकी बात कर रहे हैं हम, रिसेसिव में इसकी बात कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, तो उसे टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्रॉसेस बिटवीन F1 ऑफस्प्रिंग एंड आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स आर नोन एज बैक क्रॉस। 30 का बी ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर है, कोई भी दिक्कत हो तो फिर से हम बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बैक क्रॉस हो गया। द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, फंक्शनल यूनिट क्या है इनहेरिटेंस का, तो जीन है, सभी को पता है। इन अ DNA molecule which of the bond is found to be present between the two nitrogenous bases, नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सभी को पता है। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पता है, मैं बताता हूँ। जैसे एडेनिन है,
थायमिन है, दोनों जुड़े हुए हैं। तो आप लोग सुने होंगे AT और CG, ये और T डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और C और G ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यही तो नाइट्रोजनस बेस है चारों। और ये जो जुड़े हैं, ये जो 3 बॉन्ड है और 2 बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा? 32 का C। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। द अनवाइंडिंग ऑफ DNA इज कैटेलाइज्ड बाय, DNA को काटना है, DNA को काट के अलग करना है। जैसे DNA डबल हेलिकल होते हैं, मैं दिखा देता हूँ एग्जांपल में। जैसे देखिए, ये आपके DNA के स्ट्रक्चर रहे, ठीक। DNA कुछ इस प्रकार होते हैं, इसके बीच में बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे इस प्रकार से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लोग हेलिकेज लेंगे। हेलिकेज का काम क्या होता है? बॉन्ड को तोड़ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हेलिकेज लेंगे, जैसे ही इस बॉन्ड को यहाँ से काट देगा, इस बॉन्ड को यहाँ से काट देगा, इस बॉन्ड को यहाँ से काट देगा, यहाँ से काट देगा। तो हेलिकेज का काम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को काट के अलग करना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वही कह रहा था, अनवाइंडिंग ऑफ DNA इज कैटलाइज्ड बाय, अनवाइंडिंग खोलना है, DNA को अलग करना है, दोनों सीक्वेंस को अलग करना है। तो क्या करेंगे? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI कहाँ है? लखनऊ में है, याद रखना है। क्लियर, ये सब आपको याद होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि यहाँ से ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। CDRI लखनऊ में होता है। आगे, द टर्म जीनोम रिफर्स टू, जीनोम क्या होता है, जीनोम किसे कहते हैं, ठीक है। तो द कंप्लीट सेट 2n ऑफ क्रोमोसोम इनहेरिटेड एज ए यूनिट फ्रॉम द बोथ ऑफ द पेरेंट। तो द कंप्लीट सेट ऑफ n, पहली बात तो ये याद रखिए, जीनोम 2n नहीं होते हैं, जीनोम हैप्लॉइड होते हैं, जीनोम हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड n, हैप्लॉइड डिप्लॉइड तो पता ही होगा आप लोगों को। हैप्लॉइड n होते हैं, डिप्लॉइड 2n होते हैं। द कंप्लीट सेट ऑफ n ऑफ क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड एज ए यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट, ठीक है। तो 35 का B हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, सब्जेक्टिव वाला अगले दिन करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव में यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, सारे का आंसर अगले लेक्चर में जब भी ले समझा देंगे। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी करवा देंगे। धन्यवाद।